अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनल होने वाला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है। अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुद कंपोजिशन है दो वर्ड्स की। फर्दर एंडोप्लाज्मिक जो वर्ड है वो भी दो वर्ड्स की कंपोजिशन के साथ है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और साइटोप्लाज्म प्लाज्मिक जो वर्ड निकला है वो साइटोप्लाज्म से निकला है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो सेकंड वर्ड हमें मिलता है वो है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है नेट। अब इससे हमें क्या मीनिंग मिलती है इस वर्ड से कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। इसके अलावा अब बेसिकली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अंदर मिलती है। इसके अंदर फर्दर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, उसकी वजह से अंदर एक इंटरनल स्पेस क्रिएट होती है जिसको ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन जो है वो कंटिन्यूस होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कौन सी होती है, हमने न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा था जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इस वजह से एक स्पेस क्रिएट होती है जिसका नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और ल्यूमेन स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम सिस्टर्निया का भी नाम देते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है कि किस सेल के अंदर कितना हो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन होता है। जस्ट लाइक आरबीसीज और एग सेल्स और एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद ही नहीं होता है। ठीक है। अगर देखें तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स होती हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दोनों नाम से शो हैं। रफ़ क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वो रफ़ होती हैं, इनको ग्रैन्युलर भी कहा जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एग्रैन्युलर कहा जाता है, इसका मतलब उनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होते हैं उनका काम मेनली प्रोटीन प्रोडक्शन का होता है क्योंकि राइबोसोम्स उनके पास होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है लिपिड्स की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकली हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो है तीन फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली लैमिलर फॉर्म या सिस्टर्नी भी हम इसको कहते हैं, जो मैंने पीछे पिक्चर के अंदर आपको दिखाई। एक क्लोज फ्लड फिल्ड सैक होता है, वेजिकल हो सकता है या कैविटी की फॉर्म में भी हो सकता है, सिस्टर्नी उनको कहते हैं। मेनली रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है सेल्स के अंदर, कौन से सेल्स के अंदर, नोटोकॉट, ब्रेन और पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिस्टर्नी फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। सेकेंड फॉर्म है वेसिकल्स यानी वेसिक्यूलर फॉर्म। ठीक है। वेसिकल्स जो होते हैं वो ओवल होते हैं, हमें पता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक वैक्यूल्स। ठीक है। ये आइसोलेट रहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है, ये वेसिकल फॉर्म के अंदर जो होते हैं, मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वेसिकल्स फॉर्म में मिलते हैं, तो वो सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड हो जाते हैं और ये आइसोलेटेड वेसिकल्स जो होते हैं ये न्यूली डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो बना लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्यूब्यूलर फॉर्म होती है यानी ट्यूब्यूल्स, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक दिस। मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमें ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक है। यहाँ पे ये तीनों शेप्स दिखाई हुई हैं इस तरीके की सिस्टर्नी, जस्ट लाइक यूँ, इस तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं। वेसिकल्स हमें पता है वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्कुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये ट्यूब्यूलर दिखाई हुई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो साइड में बाउंड्री पे मेम्ब्रेन पे दिखा रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा तो ऑब्वियसली राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे वॉल्स के ऊपर। अब टाइप्स पे आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो सबसे पहले टाइप है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वॉल्स जो हैं वो रफ़ होती हैं क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स हमें पता है मेनली प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेनली उन्हीं सेल्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव फॉर्म में हो रही होती है, जस्ट लाइक पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स, लिवर सेल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, यानी रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है न्यूक्लियर एनवेलप की उसके साथ जो है कंटिन्यूस होता है, और कैनाल्स की सूरत में हमें नज़र आता है कुछ न्यूक्लियस के साथ। इसके अलावा रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ही क्यों, ऐसी क्या वजह है जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ही जाके मेम्ब्रेन राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके पास कुछ स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है राइबोफोरिन 1 और 2।
इनके ऊपर स्पेसिफिक राइबोसोम्स ही आके अटैच होते हैं और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जब उनके अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम सेल में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब ज़रा फंक्शंस देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है राइबोसोम्स हैं तो यानी कि प्रोटीन प्रोडक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस हैं। तो जब राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन बना लेते हैं तो क्या करते हैं, वो सेंड कर देते हैं प्रोटीन जो मतलब बना होता है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट हुई होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चली जाती है और वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होती है। फिर फर्दर ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फ़र्दर मॉडिफिकेशन होती है, टेलरिंग, मैच्योरेशन, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म के अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म बनती है प्रोटीन की, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए वो एक वेसिकल जो है प्रोटीन फिल्ड वेसिकल बनाता है और उसको पिंच ऑफ कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। गोल्जी बॉडीज़ का एक पोर्शन होता है सिस गोल्जी, जहाँ पे प्रोटीन के जो वेसिकल्स होते हैं वो जाके रिसीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी सिंथेसिस करता है, जस्ट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स भी जो है सिंथेसिस करता है ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू। ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू बनते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं प्रोटीन की, उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एंजाइम्स की मौजूदगी के अंदर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर देते हैं, तो उसके थ्रू जो है ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं तो अगर ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स नहीं होते हैं, तो ये गोल्जी बॉडीज़ की तरफ इनका वेसिकल नहीं जाता है। ये प्रोटीन बनने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के अंदर ही फ्यूज़ अप हो जाते हैं। अब जो सेकंड टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वर्ड्स ज़ाहिर होता है कि इनके पास स्मूथ वॉल्स होती हैं क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इनको एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ हमें कंटिन्यूस नहीं मिलते हैं। अगर हम लिवर सेल के अंदर बात करते हैं, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखने को मिलता है तो किसी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। लेकिन लिवर सेल ऐसा होता है जिसमें दोनों के दोनों हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो डायरेक्टली कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है, उसके साथ एक नेटवर्क बनाता है। अदरवाइज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कनेक्टेड नहीं होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, और वो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, या तो वेसिकल फॉर्म्स में या ट्यूबुलर फॉर्म में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली उन सेल्स में मिलता है क्योंकि इसका काम ही लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लिपिड्स में स्टीरॉइड्स आ गए, उनकी फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। तो वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, जैसे लाइक एडिपोज सेल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ब्राउन फैट सेल, लिवर एक्सेट्रा। ठीक है, इनके अंदर हाईली कंसंट्रेशन के अंदर जो है हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। इस तरीके की कुछ ट्यूबुलर फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, इसमें ल्यूमेन इस तरफ होती है, इस तरीके से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है। उसमें हमें सिस्टर्नी की फॉर्म में बड़े बड़े कैनाल्स रो की फॉर्म में हमें मिलता है देखने को अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं, हाईली रिच होते हैं, और इसमें स्पेशल नेम भी दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इनका अलग फंक्शन होता है। जबकि अगर हम आई की बात करते हैं तो उसमें रेटिनल पिगमेंटेड जो हमारे सेल्स होते हैं, तो विटामिन ए की हेल्प से जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग फंक्शन होता है। वहाँ पे कौन सी फॉर्म के अंदर हमें वेसिकल्स और ट्यूब्स की फॉर्म में, टाइटली पैक्ड वेसिकल्स की फॉर्म में स्मूथ ईआर हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें भी स्पेशल नेम दिया गया है माइलॉइड बॉडीज़ का। लिवर सेल के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि लिवर के अंदर लिवर के जो है बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर।
अब अगर फर्दर फंक्शन देख लेते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉयड एक्सेट्रा। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स भी। और अगर हम देखते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है एंजाइम्स की हेल्प के साथ। कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो कि कैटालाइज कर देता है रिएक्शन को, फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर, लिवर में। इसकी वजह से क्या होता है, जो होम्योस्टेटिक लेवल होता है ब्लड शुगर का वो मेंटेन रहता है। फर्दर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खुद एक प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है दो कंपाउंड्स के, ठीक है, दो कंपाउंड्स की बायोजेनेसिस के अंदर प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को भी कैटालाइज करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे यूज़ होता है फर्दर स्टीरॉयड हार्मोन्स और बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन के अंदर। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी इसका फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन में मतलब हम अगर लिवर की बात करते हैं तो लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कैसे कि जो जीनोबायोटिक्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनको और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बनाता है। कुछ एंजाइम्स की हेल्प के थ्रू हाइड्रोफिलिक बनाने का मकसद ये है कि वाटर के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो उतना ईजीली, उतना रेडीली जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सकेगा बॉडी से। फिर ये है कि ये कैल्शियम आइंस भी जो है रिलीज़ करता है किस में, मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसको। तो जब मसल को कोई भी स्टिमुलेशन मिलती है, कोई सिग्नल मिलता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उस दौरान जैसे ही सिग्नल आता है, स्टिमुलेशन होती है मसल के अंदर, तो वो कैल्शियम आइंस रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम कहें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाती है तो स्मूथ ईआर जो है वो एक्टिवली दोबारा से ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम आइंस को बैक टूवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इस तरीके से मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर हम जनरल फंक्शंस की बात कर लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सिर्फ मतलब अगर कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक मेम्ब्रेन लाइक मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो सेल का जो हमारा साइटोसोल होता है उसको सपोर्ट, इसके अलावा एक फ्रेमवर्क, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेनस सरफेस होती है तो ये सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ इसके ऊपर हो सकती हैं। और मॉलिक्यूल्स की जो है एक्सचेंज भी होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो मतलब सरफेस एरिया के ऊपर, तो इसलिए जो है मेम्ब्रेनस, क्योंकि ये पूरा होता है स्ट्रक्चर इसका, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सेल के अंदर ही काम करता है। किस तरीके से कि जो राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियस से बन के आ रहे हैं। राइबोसोम्स हमें पता है प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। तो इस यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या काम किया, ट्रांसपोर्टिंग का, सर्कुलेटिंग का, ठीक है, वो वेसिकल चला जाएगा। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई चीज़ बना रहा है जस्ट लाइक लिपिड्स बना रहा है तो उसका वेसिकल फॉर्म होकर वो गोल्जी अपैरेटस में चला जाता है। अब गोल्जी अपैरेटस के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोटीन से आइदर सिक्रेटरी प्रोटीन है या जो है वो क्या बोलते हैं उसको फर्दर मॉडिफिकेशन की नीड है। अगर फर्दर मॉडिफिकेशन की नीड होती है तो वो लाइसोसोम्स की तरफ सेंड कर आउट कर देगा वेसिकल को, ताकि आगे उसकी फर्दर जो है ब्रेकडाउन हो सके प्रोटीन की। और अगर वो नहीं नीड है तो सिक्रेटरी वेसिकल के तौर पे उसको बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ सेंड आउट कर देता है। मेनली गोल्जी अपैरेटस का पैकेजिंग का काम होता है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पैकेजिंग का काम करते हैं। फिर इसके अलावा जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट है, जस्ट लाइक हमें पता है न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है, तो जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर प्रोटीन्स और आरएनए वगैरह। इसके अलावा जब सेल डिवीज़न होती है तो ईआर मेम्ब्रेन्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वही न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा इसका फंक्शन कि ये अपनी ही मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स भी बनाते हैं। तो ये हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट ऑर्गेनल जो है कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी
प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।